हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम को स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप क्रैक करना चाहेंगे तो आपको कुछ बेसिक्स अच्छे से पता होने चाहिए। और वो बेसिक्स का आइडिया आपको लगता है जो उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी से। बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस के टाइप का आपको पता चलता है, क्वेश्चंस का किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चंस के अंदर कोई ट्विस्ट रखा गया है, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है, या सिंपल जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वही आप लोगों से पूछा हुआ है। हर तरह के क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। नीट एग्जाम क्रैक करना, उसके लिए आपको डेप्थ के अंदर नॉलेज तो जरूरी है ही, उसके अलावा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड तभी हमारी अच्छे से बन पाती है जब हम थ्योरी को अच्छे से पढ़ने के बाद उसको बिल्कुल कंसाइज कर करके रिटेन रखें। मतलब जो पूरा डिफ्यूज कंटेंट है उस डिफ्यूज कंटेंट को रिटेन रखें। रिटेन रखने के लिए आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। बोलते हैं कि बायोलॉजी के अंदर शॉर्ट नोट जैसा कुछ नहीं होता है, शॉर्ट नोट जैसा कुछ नहीं है, जो है एनसीईआरटी है। बट हर एक लाइन को, हर एक पैराग्राफ को, हर एक टॉपिक को और इवन पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंसाइज वे में, बिल्कुल समराइज वे में आपको अगर रिटेन रखना है तो उसके लिए आपको कुछ ग्राफ्स या फिर उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर करके याद रखने का तरीके बनाने होंगे। और बार बार जब आपका पेपर होता है, जो भी आपके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से पहले आपको उनको रिवाइज करना होगा। मेरी ये एक छोटी सी पहल जिसके अंदर फाइनेस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी द्रोणाचार्य फाइनेस्ट सीरीज फॉर नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनेस्ट सीरीज है जिसमें पीवाईक्यूज अपने लेकर के चलने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए रहेगी। उस इंफॉर्मेशन के अंदर मैं आपको पहले से ही आपको बता देता हूँ कि ऐप पे आप जाएं, ऐप पे जा करके आपको एक फ्री सेक्शन मिलेगा जिसमें द्रोणाचार्य सीरीज के 11th एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाएं, आप टेस्ट फॉर्मेट के अंदर उसको आप अटेंड कर सकते हैं। कैसे क्या होगा सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपना जो है आंसर ड्रॉप करना है, उसके साथ मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखें। किसी स्टूडेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो साथ के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। और आपके भाई बंधु जो सो रहे हैं उनसे आप इनको शेयर भी कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद आपके नीट एग्जाम के अंदर जो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की शीट आप सॉल्व कर रहे हैं, आप अपना असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, या फिर डेली आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल रहे होंगे आप वो सॉल्व कर रहे हैं, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दीज पीवाईक्यूज। आप कहेंगे सर पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन तो हमें पता ही है, पीवाईक्यूज के आंसर क्या है। बट क्वेश्चंस को देखने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड आपको कहां लगाना है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, एनसीईआरटी के अंदर वो लाइंस कहां लिखी है उसको कैसे इंटरलेट करेंगे, वो सारी चीजें आप इस पूरी सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर अभी मैं आपके साथ लेकर के चल रहा हूं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया जो ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, मतलब जो अपने फर्स्ट चैप्टर लेकर चल रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर के बाद कंटिन्यूशन के अंदर आपके लगातार चैप्टर्स रहेंगे अल्टरनेटिव डेज के अंदर, आप बने रहिएगा। हर एक नीट का पीवाईक्यूज अपने इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट 15-16 ईयर्स के अंदर पूछे गए और जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इंस्टेंट में क्वेश्चंस आपको वो भी डिस्कस करूंगा जो किस टाइप का क्वेश्चंस और पूछा जा सकता है, किस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकीनेस क्वेश्चंस के अंदर लाई जा सकती है, वो भी आप लोगों से डिस्कस होगा। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से एनालाइज करें और उसके बाद इसका आंसर ड्रॉप करें। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द स्केमेटिक, गिवन बिलो डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ब्रेकअप ऑफ द फेजेस स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल की फेजेस को डिफाइन कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज और फेज इन द सेल साइकिल, ये किसको बता रहा है। और आपसे पूछा हुआ है कि ए किसको डिफाइन कर रहा है, बी, सी, डी। सबसे पहले तो आप खुद पहचाने की जो सामने दिया हुआ है वो है क्या। इधर देखिए दिया गया चित्र कोशिका चक्र की, चक्र का उसकी अवस्थाओं और प्रावस्थाओं में सुनियोजित विभाजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका चक्र की अवस्था और प्रावस्था के संदर्भ में सही सुमेलित है। आपको करेक्ट जो है वो मैच किया हुआ पहचानना है। फर्स्ट अगर आप देखें ए को जो डिफाइन कर रहा है, ए किसको डिफाइन कर रहा है, ए डिफाइन कर रहा है यहाँ पर इसके कैरियोकाइनेसिस को। ये पूरा कंप्लीट अपने अगर देखते हैं, ए किसको डिफाइन कर रहा है, कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन, काइनेसिस केंद्रक विभाजन को डिफाइन करता है।
सी किसको डिफाइन कर रहा है? सी डिफाइन कर रहा है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वहीं इसके अंदर अपने बात करते हैं बी की, तो ये है इसका प्रोफेज, ये है मेटाफेज, ये है एनाफेज, ये है टीलोफेज। ठीक है, और बी किसको डिफाइन कर रहा है? इसके एनाफेज को डिफाइन कर रहा है। अब ए बी सी डी, ए बी सी, और यहाँ पर ये स्टेज किसको डिफाइन करेगी? इसकी G1 गैप 1 को। डी डिफाइन करेगा इसके सिंथेसिस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज, सिंथेसिस फेज या फिर डीएनए रेप्लिकेशन फेज को डिफाइन करेगा। और इसके बाद क्या आएगा? इसका G2, ये किसको डिफाइन करेगा? G2 को। क्लियर? ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया बेटा, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज डी, संश्लेषण अवस्था, द सिंथेटिक फेज। आप क्या बोलेंगे इसके अंदर? क्या होगा इसका आंसर? सिंथेटिक फेज आपको देखने को मिलेगा। ये AIPMT 2009 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब आ जाइए, साइनेप्सिस किसके मध्य होता है? साइनेप्सिस की प्रोसेस किनके मध्य होती है? दो समजात गुणसूत्रों में, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, देखें आप, टू होमोलोगस क्रोमोसोम किनके अंदर देखने को मिलेगा? टू होमोलोगस क्रोमोसोम, अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट, mRNA एंड राइबोसोम, स्पिंडल फाइबर्स एंड द सेंट्रोमियर, किनके बीच में ये आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट, अगर आप देखें टू होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस का जो प्रोसेस होगा उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिसके अंदर आपको ये पूरा कंप्लीट किसको डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है बाइवेलेंट। किसको डिफाइन करता है? बाइवेलेंट। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपको मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपको सब स्टेजेस जो देखने को मिलती है वो होती है लैप्टोटीन। सेकंड नंबर पे है जाइगोटिन। जाइगोटिन के अंदर आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, पेयरिंग देखने को मिलती है, लैप्टोटीन जाइगोटिन। आफ्टर दैट पैकाइटिन, उसके बाद में होता है डिप्लोटीन, एंड लास्ट है आपका डायाकाइनेसिस। ठीक है, डाइकाइनेसिस। इसमें जो मिड वाला स्टेज आपको जाइगोटिन देखने को मिलता है, इसमें पेयरिंग होती है, और इस तरीके से दिख रहा है आपको पेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस, प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। और इसका रिजल्ट क्या रहता है? इनके बीच में प्रोटीन अरेंज होकर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट्स व्हाई आंसर इज 1। दो समजात गुणसूत्रों के बीच में आपको साइनेप्सिस का प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्विक, जल्दी से आप आंसर करें। ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियोलस बिगिंस टू डिसअपीयर। ध्यान रखना, इन हिंदी समसूत्री विभाजन के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदावी जालिका और केंद्रिक और न्यूक्लियोलस कब गायब होते हैं? ये था। इंग्लिश में दिया बिगिंस का मतलब होता है स्टार्ट होना। नो डाउट इसका आंसर अगर बात किया जाए आपका एनटीए की, AIPMT की, तो उसका आंसर आपको दिया हुआ लेट प्रोफेज। अकॉर्डिंग टू हिंदी कब ये पूरे तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में आंसर दिया हुआ है, बट यू नो वेरी वेल करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? बिगिंस। अगर आपसे बिगिंस पूछे तो ये अर्ली प्रोफेज आएगा। क्या आएगा? अर्ली प्रोफेज आएगा। ठीक है, और आपसे पूछे कि कब तक ये डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर कब तक हो जाते हैं, डिसअपियर कब तक हो जाते हैं? तो कंप्लीटली डिसअपियर ये बोल सकते हो, कंप्लीटली डिसअपियर इन लेट प्रोफेज के अंदर ये कंप्लीट डिसअपियर हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, जो आंसर की के अंदर आंसर आपको दिया गया था वो क्या दिया गया था? लेट प्रोफेज दिया गया था। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर बिगिंस लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अर्ली प्रोफेज आना चाहिए। कब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है अगर बात की जाए तो अर्ली प्रोफेज आता है, बट जो आंसर दिया गया था वो लेट प्रोफेज दिया गया था। तो मैंने आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका दे दिया है। बिगिंस वर्ड आए तो अर्ली प्रोफेज के साथ जाना है। अब आपके पास में अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको प्रोसीड करना है वो बता रहा हूं। बिगिंस अगर आपको लिखा हुआ आए तो वो किसके साथ जाना है? ये समझ में आ रहा होगा कि अर्ली प्रोफेज और कंप्लीटली डिसअपियर लिखा हुआ आ जाए, कब वो डिसअपियर हो जाते हैं, जो हिंदी के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप, कंप्लीटली डिसअपियर अगर आपसे पूछे तो वो किसके साथ जाना है? लेट प्रोफेज। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू योर, अगर एनटीए की बात करें उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? पश्च पर्वावस्था। ठीक है, नेक्स्ट,
इधर देखिए, विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, ये फिगर कौन सी स्टेज को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये एनाफेज को डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहा है? एनाफेज को, पश्चावस्था जिसको बोलते हैं। और एनाफेज, एनाफेज पश्चावस्था आपके पास में एक ही ऑप्शन में, सबसे लास्ट लास्ट ऑप्शन में। सेकंड किसको डिफाइन कर रहा है? दिख रहा है आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। अभी ये डिसअपियर होना स्टार्ट होगी, ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था। जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही है, 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख करके आपको बताना है। लेट एनाफेज, क्योंकि ये पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये प्रोफेज को डिफाइन करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस। माइटोसिस के रिस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। क्रोमोसोम मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट एट मेटाफेज। क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पिंडल इक्वेटर पे आ जाते हैं और मेटाफेज प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछे, फर्स्ट ही सही है। अगर माइटोसिस की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज के अंदर इस मेटाफेजिक प्लेट पे आकर के अरेंज हो जाते हैं ना। इस तरीके से आपको क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये क्रोमोसोम अरेंज हो रहे हैं, और ये मिड में से नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा? मिड से ये स्प्लिट होंगे। यहाँ पे मैं इसका ये सेंट्रोसोम बना रहा हूँ, ये सेंट्रोसोम मैंने बनाया। ये यहाँ पे मैंने इसका एक सेंट्रोसोम बनाया, और ये यहाँ अगर आप देखें, ये स्पिंडल फाइबर से डायरेक्टली मैं अटैचमेंट यहाँ शो कर रहा हूँ। ये स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट है। जो डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई है वो काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको बनाया है। ठीक है, तो ये अलाइन हो जाते हैं, अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज। ये मेटाफेज में देखने को मिलेगा। स्प्लिट होकर के पोल्स पे जाना कब स्टार्ट करेंगे? ये स्प्लिट होकर के पोल्स पे जाना कब स्टार्ट करेंगे? ये स्प्लिट होकर के पोल्स पे नेक्स्ट स्टेज के अंदर एनाफेज में जाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो आंसर इज 1। chromatid separate but remain in the center of the center of the cell? No, separate होते हैं but एनाफेज में सेंटर पे नहीं रहते, पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल इन टीलोफेज। टीलोफेज पे तो पहुंच जाते हैं और क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टिल विजिबल एट द एंड ऑफ द प्रोफेज? नो, एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये सभी के सभी क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर? जनरल पॉइंट्स हैं, समझ में आने चाहिए। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, एट अ मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर से अटैच किसके थ्रू होगा? इसके ऊपर प्रेजेंट जो काइनेटोकोर है, मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ये स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, ये स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। ये जो अटैचमेंट आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु। क्या बोलते हैं इनको? तरकु तंतु। क्या है ये? तरकु तंतु। तरकु तंतु का गुणसूत्रों से, ये क्या है? क्रोमोसोम। गुणसूत्र से अटैचमेंट किसके थ्रू होता है? जो येलो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इस येलो स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट एग्जाम के अंदर। मध्यावस्था में गुणसूत्र तरकु तंतुओं के किसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं? आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? काइनेटोकोर के थ्रू ये आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाइए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट। दिख रहा है आपको? पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। भाई रिकॉम्बिनेशन जब होता है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है? हमें पता है कि प्रोफेज के अंदर आगे प्रोफेज तो मियोसिस का होता है। गैमेट फॉर्मेशन किससे होगा? मियोसिस से। मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर 5 सब स्टेजेस हैं: लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस। इसके अंदर जो पैकाइटिन स्टेज है, इस स्टेज के अंदर आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, पुनर्योजन इस स्टेज के अंदर होता है, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम भी यही यूज में आएगा। पैकाइटिन प्रोफेज फर्स्ट का है, यहाँ पे आपसे पूछे कौन सी स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, सो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा पूर्वावस्था फर्स्ट या फिर प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये है आपका लेप्टोटिन, सेकंड नंबर पे जाइगोटिन, तनुपट, युगमपट, स्थूलपट, द्विपट, डिप्लोटिन, द्विपट और डायाकाइनेसिस। पारगति क्रम इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं पारगति क्रम। क्लियर? तो ये स्टेजेस आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है ये कौन सी स्टेज को डिफाइन कर रहा है। प्रोफेज सेकंड के अंदर क्या कभी भी ये दोनों क्रोमोसोम जो आपको देखने को मिल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, और यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहा है, आपको एक्सचेंज हुआ है, इट मींस यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, और रिकॉम्बिनेशन होता है प्रोफेज फर्स्ट में। तो प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस बिल्कुल सही है। प्रोफेज सेकंड ड्यूरिंग मियोसिस नो। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है, पेयरिंग नहीं होती है। पेयरिंग वर्ड ही यूज किसमें होता है, मियोसिस में। बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस नहीं है पहली बार, और मियोसिस के अंदर आपको जो पेयरिंग देखने को मिलती है वो मियोसिस फर्स्ट में होती है। असूत्री विभाजन के दौरान पूर्वावस्था फर्स्ट में क्या होता है, आपको क्रोमोसोम ऐसे अलाइन होकर के पेयरिंग देखने को मिलेगी। पेयरिंग के बाद में इनमें एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होने के बाद में आपको ऐसा क्रॉस देखने को मिलता है ना, रफली जो मैंने बनाया है वो रिप्रेजेंट करने के तरीके से 2D के अंदर ये साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। क्लियर। नेक्स्ट देखें आप क्या है, आइडेंटिफाई विच मियोटिक स्टेज, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या दिया है देखें, देखिए कि identify the meiotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remains associated with their centromere। भाई होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट कब होते हैं, जब ऐसा आपको होमोलोगस क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम मैंने एक बनाया, ऐसे ही आपको नंबर ऑफ पेयर देखने को मिल जाएंगे ना, ऐसे पेयर। और सेम सिस्टर अगर मैं क्रोमेटिड की बात करता हूँ, सिस्टर क्रोमेटिड जो सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलता है मेटाफेज फर्स्ट में। कहाँ होता है, मेटाफेज फर्स्ट में अलाइनमेंट, मेटाफेज फर्स्ट के अंदर ये अलाइनमेंट मिलेगा, और ये आपको मेटाफेज सेकंड के अंदर, मेटाफेज सेकंड में ये अलाइनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप और बना लीजिए, 6 हैं टोटल, तो 6 बना लीजिए, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। इधर देखिए 6 हैं तो 3 आपको एक सेल में देखने को मिलेंगे, तो रफली मैं बता रहा हूँ। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जब आप जाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होंगे, इधर सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट आउट होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे आपको स्प्लिट आउट होते दिखेंगे एनाफेज सेकंड में। कहाँ पे, एनाफेज सेकंड। तो ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेज एनाफेज सेकंड में स्प्लिट आउट होंगे। पूछा क्या है, पूछा है आपसे आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatid remain associated at their centromere। sister जो associated at their centromere कब आपको ये देखने को मिलता है, अगर अपने बात करते हैं इसकी, ये देखिए कि सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं कौन सी स्टेज के अंदर, एनाफेज फर्स्ट के अंदर, पश्चावस्था फर्स्ट में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ जी क्या होगा इसका आंसर, आंसर इज 4। अच्छे से देख लें एक एक पॉइंट जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि म्यूटिक स्टेज के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड उनसे एसोसिएटेड है। कौन सी स्टेज आपको देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एनाफेज फर्स्ट के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट द स्टेज, ये कौन से सेल साइकिल की कौन सी स्टेज को डिफाइन कर रहा है, जिसमें क्लस्टर्स की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ये डिफाइन कर रहा है टीलोफेज को। अब टीलोफेज पे ये पोल्स पे पहुंच जाते हैं, अंत्यावस्था इसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केंद्रिका अभी तक नहीं बने हैं, नहीं ये दोबारा बनना स्टार्ट कर देते हैं। केंद्रीय आवरण पुनः निर्मित होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पुनः निर्मित होता है। टीलोफेज को डिफाइन कर रहा है ये, यस टीलोफेज को डिफाइन कर रहा है। न्यूक्लियर एनवलप और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोबारा बन जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट, नो, इसको रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। ये क्या है, टीलोफेज या फिर अंत्यावस्था, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोफेज। तो आपने इसको पहचाना कौन सी स्टेज है ये माइटोसिस का अंत्यावस्था, जिसके अंदर जो गुणसूत्र है वो किनारों पे पहुंच जाते हैं और अपनी इंडिविजुअल जो पहचान है उसको छोड़ देते हैं। अंत्यावस्था जिसमें जो केंद्रकीय आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा बन जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पूरा बन जाता है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, टीलोफेज स्टेज को डिफाइन कर रहा है, टीलोफेज ऑफ माइटोसिस, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप क्या है, ड्यूरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर देखिए
नेक्स्ट जो आपको डिफाइन किया है इसको अच्छे से समझें। डीएनए की प्रारंभिक जो मात्रा है वो कितनी है, 2C है। कोशिका चक्र की प्रावस्था के दौरान डीएनए की मात्रा 4C स्तर पर रहती है। अब इसने क्या बोला, कोशिका चक्र के दौरान, कोशिका चक्र की किस, हिंदी में तो लिखा है कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में, और इंग्लिश में बोला ड्यूरिंग, ड्यूरिंग विच फेज, किस प्रावस्था के दौरान। आपको इसके अंदर जो आंसर्स देखने को मिलेंगे, टू आंसर्स दिए हुए हैं आपको। किसी जगह इसका ओनली G2 स्टेज दिया हुआ है, और परफेक्ट जो इसका एक्सप्लेनेशन है भाई, अकॉर्डिंग टू द नीट एग्जाम, नीट के अंदर जो फाइनल आंसर माना गया था वो ओनली G2 माना गया था। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। इधर देखिए, सेल साइकिल की स्टेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको इधर देखिए, ये है इसका कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये है इसका साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये क्या है, G1, ये है इसका S, और ये है G2, ठीक है। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किस स्टेज की अगर बात करें, यहाँ पे 2C अमाउंट है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 4C, यहाँ पे भी कितना रहेगा 4C, प्रोफेज में 4C, मेटाफेज में 4C, एनाफेज में 4C, टीलोफेज में 4C। अब साइटोकाइनेसिस हो रहा है, होने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इन दोनों डॉटर सेल के अंदर 2C और 2C देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा है कि किस स्टेज के अंदर आपको रिमेन 4C अमाउंट देखने को मिलता है। भाई ओनली G2 के अंदर तो 4C है ही, उसके अलावा 4C और इवन साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट नहीं हो जाता ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, तो आपको कैसा मिलेगा, 4C ही मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, और जो सभी बोल रहे हैं वो उसका आंसर, इसका आंसर क्या दिया गया था, G2M दिया गया था। बट जो फाइनल आंसर की में आंसर आया था वो ओनली G2 आया था। आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी इंग्लिश का। यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा कि कौन सी प्रावस्था में होता है, यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग कौन सी प्रावस्था में होता है, और यहाँ पे ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब ड्यूरिंग G2 और ड्यूरिंग M फेज दिख रहा है आपको, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे भी आपको 4C देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट है जिसमें 2C होता है। क्लियर, गड़बड़ मत करना। अब आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने एक पहले आपको क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन आपसे अभी मैं डिस्कस करके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन जस्ट अभी जो आपसे डिस्कस किया, लेट प्रोफेज वाला। बिगिंस यहाँ पे लिखा है, लेट प्रोफेज बिगिंस के साथ आ नहीं सकता, ये कंप्लीट हो जाता है। और हिंदी में लिखा है कब गायब हो जाते हैं, तो हिंदी के अकॉर्डिंग लेट प्रोफेज आंसर गया, इसमें अर्ली प्रोफेज था। इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसका आंसर अर्ली प्रोफेज होना चाहिए। तो ऐसे आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। ये दो ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी नीट एग्जाम के अंदर ऐसा हुआ था, और इसमें आंसर क्या दिया था, ओनली G2। और आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि G2M क्यों हो सकता है, क्यों इसका आंसर G2M है। ठीक, आप कहेंगे सर फाइनल आंसर क्या क्या दिया गया, फाइनल आंसर आपको दिया गया G2, जो NTA की नीट की आंसर की के अंदर जो आया था। ठीक है, 2014 का ये नीट ही हुआ था उस ईयर, और G2M क्लेम किया गया था कि हाँ G2M इसका आंसर हो सकता है, पर फाइनल आंसर यही माना था। अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें, खुद से आप देखें कि ड्यूरिंग विच फेज, G2 और M दोनों फेजेस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4C इन G2 एंड M। करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको ये देखने को मिल रहा है इसका। क्लियर, नेक्स्ट अब आ जाइए, इधर आ जाइए, S फेज। एस स्टेज की अगर बात की जाए, आपसे पूछा गया, सिंपल सी बात है कि कोशिका चक्र की एस प्रावस्था क्या है, गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, और डीएनए की मात्रा वही रहती है। डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल। यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इसको क्रोमेटिन मटेरियल को क्रोमोसोम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, क्रोमेटिन मटेरियल को नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है और 20 पिकोग्राम यहाँ पे कंटेंट है, और G1 स्टेज, इसके बाद में क्या आता है, ये आपका S स्टेज, और ये क्या है आपका G2। G1 से जैसे ही आप S स्टेज के अंदर जाएंगे तो क्रोमेटिन मटेरियल खुद को डबल करता है, और क्रोमेटिन मटेरियल को क्रोमोसोमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, क्रोमोसोमल फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो नंबर स्टिल अभी भी कितना है, 2, बट कंटेंट कितना हो गया है, 40 पिकोग्राम आपको इसके अंदर कंटेंट देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई जो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड इन ईच सेल, इसका पूरा टेबल कि कैसे कैसे आपको ये डबल देखने को मिल जाए, ये पूरा कि एक एक स्टेज कि G1 के अंदर क्या होगा, S के अंदर क्या होगा, G2 के अंदर क्या होगा, प्रोफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा, और आफ्टर साइटोकाइनेसिस आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, पूरा कंप्लीट इसका स्नैपशॉट आपके ब्रेन में होना चाहिए। ठीक है,
डीएनए अमाउंट डबल, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 3। नेक्स्ट देखिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम असूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक है? ये मैंने आपको बताया, पहले आया था तो उसमें प्रोफेज फर्स्ट आंसर था, आपको पता हो तो। अब उस समय मैंने आपको समझाया था, अगर इसको आप अच्छे से देखें, उस समय मैंने आपको समझाया था कि ये रहा ये क्वेश्चन कि युग्मक निर्माण में रिकॉम्बिनेज कब चाहिए? हमें चाहिए पैकाइटिन के अंदर। आंसर क्या था? प्रोफेज फर्स्ट आपको दिया हुआ था। अब अगर बात की जाए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पूछा क्या गया है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेज की रिक्वायरमेंट कब होती है? रिकॉम्बिनेज की रिक्वायरमेंट आपको डिप्लोटिन में देखने को मिलेगी, पैकाइटिन में देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? पैकाइटिन स्टेज के अंदर देखने को मिलेगी, जिसको पैकाइटिन स्टेज स्थूल पट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ ये पूरा। अगर बात की जाए प्रोफेज फर्स्ट की, यहाँ पे लैप्टोटिन, सेकंड नंबर जाइगोटिन, थर्ड नंबर पैकाइटिन, फोर्थ नंबर डिप्लोटिन एंड 5 नंबर डायाकाइनेसिस। 5 नंबर डायाकाइनेसिस, ये 5 आपको देखने को मिल रहे हैं ना। 5 नंबर के आपके पास में डायाकाइनेसिस। क्लियर? अच्छे से देख लें, अच्छे से ये डायाकाइनेसिस। इसके अंदर पैकाइटिन स्टेज के अंदर, ये जो आपको पैकाइटिन स्टेज इसका देखने को मिल रहा है, इस पैकाइटिन स्टेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इधर आ जाइए, ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर इज 3। नेक्स्ट, सोमैटिक सेल जनरल। अब थोड़ा सा स्पीड अप इसको अपने लेकर के चलते हैं। इन अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड इट्स एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू द गैमीट द सेम स्पीशीज हैज। सोमैटिक सेल के अंदर जिसने अभी एस फेज अपना कंप्लीट किया, उसके गैमीट के कंपैरिजन में उसमें क्या मिलेगा? अरे भाई, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं कि काई कोशिका जो अपनी कोशिका चक्कर की अभी अभी एस स्टेज उसने कंप्लीट की ही है। इधर देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ G1 S और G2, उसके बाद में मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 4, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 और कंटेंट 10 पिकोग्राम मान के चल रहा हूँ, तो मियोसिस फर्स्ट में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 रहेंगे, बट कंटेंट कितना होगा? 20 पिकोग्राम। क्योंकि कंटेंट तो यहाँ पे कंटेंट हाफ होता है, ये एक जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अगर मैं मियोसिस फर्स्ट G2 और मियोसिस फर्स्ट को देखूं, तो G2 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, G2 के बाद में प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ आपको देखने को मिलेगा। तो G2 में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डबल। और कंटेंट भी यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा? 40 पिकोग्राम। तो आफ्टर मियोसिस फर्स्ट 4 and 20, आफ्टर मियोसिस सेकंड 4 and 10। वहीं अगर बात की जाए इधर क्या होगा? 8 and 40 पिकोग्राम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्या होगा? 8 and 20 पिकोग्राम कंटेंट मेन सेल के अंदर। तो 8 से 4 और 20 से 10, यही अपने बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसने पूछा है कि G2 स्टेज आफ्टर एस के बाद आपको इसको गैमेट से कंपेयर करना है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो क्या होंगे? डबल। और कंटेंट कितना होगा? 4 गुना। अमाउंट ऑफ डीएनए इज 4 टाइम्स, बट द कंटेंट ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ट्वाइस आपको देखने को मिलेंगे। ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको देखने को मिल रहा है। 4 टाइम्स ऑफ नंबर तो 2 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स ये गलत हो गया। ट्वाइस टाइम नंबर डबल है, एंड ट्वाइस टाइम ऑफ अमाउंट 4 टाइम्स है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट आप अच्छे से देख लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो 2 गुनी, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो चुकी है? 2 गुनी, बट अमाउंट कितना होता है? अमाउंट आपको 4 गुना आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, स्टार मार्क कर रहा हूं। N 26, 27, 28 एंड सो ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीट होना चाहिए, इसी टाइप का अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आपको मैच करना है। सिनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा? बढ़िया क्वेश्चन, इधर देखिए, मैच करना है आपको कि सिनेप्सिस अलाइन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जब अलाइन होते हैं, ये कहाँ होता है? ये ज़ाइगोटिन स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ द एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये आपको पैकाइटिन में देखने को मिलेगा। तो सी का 5 दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका कट हुआ, ये ऑप्शन आपका कट हुआ।
और ए का 2 और सी का 5, ए का 2 और सी का 5, ये लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। चेक करते हैं अभी। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट द क्रोमेटिड्स मूव, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब ये तो कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको एनाफेज फर्स्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते बट क्रोमेटिड्स कहाँ जाना स्टार्ट कर देते हैं, पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। तो डी का आपको क्या देखने को मिलना चाहिए, 4, डी का 4 आपका यहाँ पे भी है और डी का 4 आपका यहाँ पे भी है, सी का 5, सी का 5। अब बी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एनाफेज सेकंड, इनके अंदर आपको आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस पेकाइटिन, इनके अंदर आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस जाइगोटिन, ये सभी मियोसिस की स्टेजेस हैं। जबकि G2 इंटरफेज में आपको आरएनए और प्रोटीन बनता हुआ दिखेगा। तो बी का 3, एक ही ऑप्शन आपके पास में, लास्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर इज 4। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें आप क्या है इधर, ये देखिए। अब समझिए इसको, क्या दिया हुआ है कि असूत्री विभाजन की जो घटनाएं हैं उनको सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। क्या क्या है, जीन विनिमय, सूत्र युग्मन, काइजमेटा का अंत, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, उपांति भवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपांति भवन, उपांति भवन, अंत जो लिखा हो ना टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन बोला जाता है। और केंद्रिका का अदृश्य होना, ठीक है। तो ये एट द एंड ऑफ द आपको साइकिल देखने को मिलेगा। क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन। पहले क्या होगा, सिनेप्सिस की प्रोसेस के बाद में आपको देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर के बाद में आपको टर्मिनलाइजेशन, BAC एक ही ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अगर आप देखें BAC, मैंने ये देखा डी पे आपको डाउट होता है कि हम डिसअपीयरेंस को कहाँ पे लेकर के चलेंगे इसके बाद में, क्योंकि प्रोफेज यहीं पर खत्म होता है ना इसका, प्रोफेज फर्स्ट, जैसे टर्मिनलाइजेशन होगा प्रोफेज फर्स्ट आपको खत्म होता हुआ दिखेगा। सो आंसर इज 2। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2। नेक्स्ट, अब आ जाइए अधिकतर कवकों की, ये आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन बीच में रखा है कि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल का मेन आपको क्या देखने को मिलता है, काइटिन। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है काइटिन, जो आपको एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड आपको देखने को मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट। इसके बाद आ जाइए, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड। क्रॉसिंग ओवर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अभी बता कर के आया, 5 के 5 स्टेजेस के वर्क आपको पता होना चाहिए। देखिए लेप्टोटीन की अगर बात की जाए, लेप्टोटीन इसके लिए वर्ड कॉम्पैक्शन, ठीक है। जाइगोटिन की अगर बात की जाए तो जाइगोटिन के अंदर आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी, पेयरिंग है। साइनेप्सिस है, साइनेप्सिस वर्ड, बाइवेलेंट बट नॉट क्लियरली विजिबल टेट्राड, ये। और इसके बाद साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद पेकाइटिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्ड यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहाँ पे यूज में आता है। क्रॉसिंग ओवर आप वर्ड यूज करोगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वर्ड आप यूज करोगे। सारे वर्ड किसके लिए हैं, पेकाइटिन के लिए। ये किसके लिए है, ये है जाइगोटिन के लिए। ये किसके लिए है, जाइगोटिन के लिए। ये किसके लिए है, लेप्टोटीन। फिर डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। डिप्लोटीन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, काइजमेटा फॉर्मेशन। कैसे बना वो अपने देखेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। अब मैंने ये आपको एक बार बता दिया है। क्यों बताया है ये, क्योंकि बार बार सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो इतना आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़े। ये कीवर्ड सारे मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से पूछा कि जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर आपसे पूछा है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, आपको पेकाइटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। सो आंसर इज सूलपट, पेकाइटिन। नेक्स्ट, अब आ जाइए, which of the following is not a characteristic feature during the mitosis of the somatic cell। mitosis of the somatic cell के अंदर आपको इनमें से कौन सा characteristic feature देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट, स्पिंडल फाइबर्स होंगे, डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमोसोम मूवमेंट होगा, साइनेप्सिस। इधर देखिए साइनेप्सिस किसके रिगार्डिंग, साइनेप्सिस मियोसिस के अंदर आपको देखने को मिलता है।
कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग आपको माइटोसिस में देखने को नहीं मिलती। सो आंसर इज डी। क्या नहीं होगा? सूत्र युग्मन। कभी भी आपको माइटोसिस के अंदर ऐसा पेयरिंग देखने को नहीं मिलेगा। समसूत्री विभाजन में ऐसा पेयरिंग नहीं होता। समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम इंडिविजुअल अलग अलग ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। यह भी बताया। साइनेप्सिस का प्रोसेस कहाँ होता है? ये मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए ड्यूरिंग सेल ग्रोथ सेल सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस आपको कहाँ देखने को मिलता है? सेल ग्रोथ के टाइम जो डीएनए सिंथेसिस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस आपको एस प्रावस्था के अंदर, एस स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज 4। ये आप अच्छे से जानते हैं कि जब सेल साइकिल की स्टेजेस की बात की जाए तो इन पूरी स्टेजेस के अंदर यहाँ पे आपको G1, ये आपका S और ये क्या है G2, और यहाँ पे डीएन देखो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? ये क्या यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन होगा, यस। क्या ट्रांसलेशन होगा? ट्रांसलेशन होगा, यस। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। पर डीएनए का जो सिंथेसिस है, डीएनए सिंथेसिस आर ऑलवेज takes place in the S stage and only once in a interphase of any somatic cell और germ cell। सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है। और वो भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको? S stage के अंदर। नेक्स्ट, मैश द कॉलम क्विक, थोड़ा सा जल्दी इसको करेंगे अपने। पैकाइटिंग स्टेज के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है, आंसर इज 4। बी का मेटाफेज फर्स्ट, क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। फिर डायाकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, जाइगोटिन, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। सो आंसर क्या होगा इसके अंदर? 4। अभी समझा कर आया हूं कैसे। Which one of the following options give the correct sequence events of the during mitosis? माइटोसिस का करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछे। माइटोसिस के अंदर जीन विनिमय कभी होता नहीं है, तो ये कैंसिल हुआ। जीन विनिमय वाला जहां जीन विनिमय लिखा है देखें, क्रॉसिंग ओवर ये कैंसिल हुआ। कंडेंसेशन, डिसअसेंबली, अरेंजमेंट इक्वेटर, यहाँ पे कहीं पर भी आपको अगर क्रॉसिंग ओवर वर्ड देखने को मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। संगनन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्यावस्था आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है। संगनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, मध्य रेखा पर व्यवस्था, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, पृथक्करण और अंत्यावस्था। इससे बेस्ट क्या है? सेकंड। फर्स्ट देखें, संगनन, केंद्रक झिल्ली का विघटन, जीन विनिमय। क्रॉसिंग ओवर अगर आपको यहाँ लिख करके दिया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर लिख करके दिया तो ये गलत। अब इन दोनों में से लास्ट और फर्स्ट सेकंड में से कौन सा बेटर है? दोनों ही सही हैं, पर ज्यादा करेक्ट आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होंगे बेटा, देखना। नेक्स्ट, अब आ जाइए, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर आपको कब देखने को मिलता है? हाँ जी, डीएनए रेप्लिकेशन आपको कब देखने को मिलता है? क्या बैक्टीरिया के अंदर G1 G2 ऐसा कुछ होता है क्या? नो। केंद्रिका के अंदर विद इन द न्यूक्लियोलस? नो। विखंडन से पहले, फ्यूजन से पहले देखने को मिलेगा डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या बोला हुआ है कि एनाफेज स्टेज के अंदर अगर किसी सेल को जाना है, एनाफेज स्टेज के अंदर किसी सेल को अगर जाना है, ठीक है, तो एनाफेज स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग होता है, चाहे वो होमोलोगस हो, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट आउट हो। एनाफेज प्रोमोटिक कॉम्प्लेक्स जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को सुचारू रूप से करवाता है, ठीक है। अगर सुचारू रूप से होने के लिए एक आवश्यक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है। यदि मानव कोशिका में एपीसी त्रुटिपूर्ण है, ये नीट एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं दिया है कि मेटाफेज में ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मेटाफेज से एनाफेज में सेल चला जाए, एनाफेज में चला जाए, और एनाफेज में ये स्प्लिट होकर के डॉटर सेल्स में चले जाए। बट ये अगर मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपीसी। अगर ये काम नहीं करे, मतलब एपीसी जो है ये वर्क नहीं करे, तो ये एनाफेज में नहीं जाएगा। एनाफेज में नहीं जाएगा तो सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। जो डॉटर सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो गुणसूत्र के कंडेंसेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, फ्रेगमेंटेड नहीं होंगे, पृथक नहीं होंगे, गुणसूत्र विभाजन में पुनर्वियोजन होगा नहीं, ये आपस में एक दूसरे से अलग आउट नहीं होंगे। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, तो आपको इकट्ठा एक साथ देखने को मिलेंगे। क्लियर? जनरल पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट,
देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है? स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, सेपरेशन, हाँ जी, सेपरेशन कब देखने को मिलेगा? सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब डिसॉल्व होगा तब आपको सेपरेशन देखने को मिलेगा। सेपरेशन दिख रहा है आपको? युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, प्रॉपर इनका पृथक्करण की अगर बात करें, सेग्रीगेशन, द स्टेज विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, डायकाइनेसिस में होगा, पैकाइटिन में होगा, डिप्लोटिन में होगा, या जाइगोटिन में होगा। जाइगोटिन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता, स्थूल पट पैकाइटिन के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता, बचा आपके पास में डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। क्विक, जल्दी से आप अपना आंसर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके आंसर्स जो हैं वो देख रहा हूँ। जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो ड्रॉप करें। मेरे पास भी काफी सारे क्वेश्चंस। क्विक, कौन सी स्टेज के अंदर आपको युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस अवस्था में आरंभ हो जाता है? भाई इसमें अगर आप देखें कि मैंने जो क्वेश्चन मैंने जो बोला, मैंने ये बोला कि किस अवस्था में हो जाता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 25 का आंसर डी 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 डी, बिल्कुल गलत। मेरे आंसर लगा देने से आपका आंसर ये नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ये आप लोग कितने एक्टिव बैठे हैं उसके लिए था। ये देखो फटाफट, अरे भाई इसने क्या लिखा है? आरंभ हो जाता है। आरंभ का मतलब जब पेयरिंग यहाँ पे हुई, पेयरिंग होने के बाद में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया, अब जो क्रॉसिंग ओवर, इसी के जस्ट बाद ये धीरे 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 क्या होगा? सिनेप्टोनिमल को एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद में ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होंगे। क्लियरली विजिबल टेट्राड इससे पहले नहीं होता है, उसके बाद में क्लियरली विजिबल आपको टेट्राड देखने को मिल रहा है। क्लियरली विजिबल टेट्राड जब देखने को मिलेगा तो भाई इनके अंदर सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया है। तो युग्मित जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन सी स्टेज के अंदर? जाइगोटिन के अंदर एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है ये बिगिंस, ये दिख रहा है आरंभ। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए, कोशिका चक्र की अवस्था का सही क्रम, आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। करेक्ट सीक्वेंस G1S G2M फर्स्ट ही है, करेक्ट सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। M G1 के बाद में G2 नहीं आता है, S के बाद में G1 नहीं आता है, G1 G2 फिर S, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? आंसर क्या होगा इसका? 1। नेक्स्ट, सेल इन G0 फेज। G0 फेज अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, सेल जो होता है वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है। सेल साइकिल से क्या करेगा? एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। अब डिपेंड करता है टेम्परेरी गया है या वो परमानेंट गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपका जब जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके 3rd नंबर पेज पे प्रॉपरली लिखा हुआ है कि G0 स्टेज के अंदर सेल जब होती है एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। एग्जैक्ट आपको लाइन देखने को मिल जाएगी। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आप, आफ्टर मियोसिस, आफ्टर मियोसिस फर्स्ट बनी हुई डॉटर सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मियोसिस फर्स्ट, G1S G2 मियोसिस 1 और ये मियोसिस सेकंड। G1 के अंदर 2 क्रोमोसोम 20 पिकोग्राम कंटेंट है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम 40 पिकोग्राम कंटेंट होगा, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम 40 पिकोग्राम कंटेंट होगा। इधर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? हाफ, और कंटेंट भी कितना हो जाएगा? हाफ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से जो अमाउंट का डीएनए का अमाउंट होता है वो पेरेंट सेल इन एस फेज, एस फेज से सेम है क्या? नहीं। ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड गैमीट आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। इसके बाद अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम का नंबर 1 और कंटेंट कितना होगा? ऐसा ट्वाइस अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड गैमीट। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड गैमीट, ये 20 होता है, 10 होता है, गलत हो गया। 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू द हैप्लॉइड गैमीट, नो। आपको अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट डबल होगा और क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो आंसर इज 2। अगुणित युग्मक की तुलना में डीएनए की मात्रा जो होती है वो डबल होती है, बट क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में क्रोमेटिड के मध्य तथा कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस, नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकाइटिन स्टेज, यस।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन होमोलोगस कैंसिल हो गया। ये आपको दिया हुआ है जाइगोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, नो। क्रॉसिंग ओवर आपको पैकाइटिन स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई आंसर इज 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द G1 फेज। G1 फेज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सेल्स इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, सही है। न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स आर टेक्स प्लेस, आपको रीऑर्गेनाइजेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या होगा? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अभी बताकर क्या आया? डिप्लोटिन स्टेज के अंदर आपको डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। डिप्लोटिन स्टेज में जैसे डिसोल्यूशन होता है, अगर डिसोल्यूशन होगा तो आपको काइजमेटा देखने को मिलेगा, ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। डिसोल्यूशन होने के बाद में ये एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर के लिए क्या वर्ड यूज में आता है? काइजमेटा। क्या वर्ड यूज में आता है? काइजमेटा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए इसके बाद में क्या बोला गया? मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मियोसिस। टर्मिनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा डायकाइनेसिस के अंदर, तो डी के अंदर 1, डी के अंदर 1, दो ही ऑप्शन है। डिप्लोटिन के अंदर आपको काइजमेटा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो सी के अंदर सेकंड, डी के अंदर 1 और सी के अंदर सेकंड, एक ही ऑप्शन है। जाइगोटिन साइनेप्सिस होता है, पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट्स व्हाई आंसर इज 4। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अच्छे से देखें क्या बोला गया है? some dividing cells exit from the cell cycle and enter in vegetative inactive stage. This stage is known as quiescent stage. This process is occur at the end of, ये प्रोसेस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? भाई G1 स्टेज है। आपकी एनसीईआरटी, आप ये इस पे फोकस मत रहना कि G0 स्टेज के अंदर ये G1 है, ये S है और ये G2 है, तो ये मिड में भी एग्जिट कर सकता है, बाद में भी एग्जिट कर सकता है, एट द एंड ऑफ द G1 बोल सकते हो, एट द मिड साइड ऑफ द G1, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड इन G1। G1 के अंदर वो मटेरियल अगर सिंथेसाइज होगा जो S स्टेज में रिक्वायर्ड है, तो ये आगे जाएगा, ये बैरियर क्रॉस कर करके G1S जो बैरियर है उसको क्रॉस करके आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो एट द एंड, मोस्ट ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द साइकिल ये बाहर की तरफ निकल जाता है, और कौन सी स्टेज में चला जाता है? क्वासेंट स्टेज के अंदर चला जाता है, जिसको शांत प्रावस्था बोलते हैं। क्लियर? सो आंसर इज G1। नेक्स्ट, मैच द कॉलम अगेन। एस स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? G2 क्वासेंट स्टेज, क्वासेंट स्टेज एक इनएक्टिव स्टेज आपको देखने को मिलती है। सी का क्या हो जाएगा? 2, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर इज बी। एस स्टेज डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, ए का 4। G2 स्टेज के अंदर आपको प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलेगा। G1 स्टेज के अंदर इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, दैट्स व्हाई आंसर इज बी। सिंपल क्वेश्चन, जनरल आंसर आपको देखने को मिल रहे हैं। इधर आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इधर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व इन द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां देखने को मिलेगा? या तो होगा आपके एनाफेज के अंदर, या फिर आपको एनाफेज सेकंड में, या तो एनाफेज देखने को मिलेगा, या फिर एनाफेज सेकंड के अंदर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है? एनाफेज सेकंड, पश्चावस्था सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाइए, विच स्टेज ऑफ द प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन। आपको टर्मिनलाइजेशन काइजमेटा का कहां देखने को मिलता है? डिप्लोटिन के अंदर। कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चंस जो है रिपीट हो चुके हैं कि डिप्लोटिन टर्मिनलाइजेशन आपसे पूछा। टर्मिनलाइजेशन होता है डायकाइनेसिस स्टेज के अंदर, डिप्लोटिन के अंदर काइजमेटा दिखता है। टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है? इसके पार गतिक्रम डायकाइनेसिस स्टेज के अंदर, जिससे किनारे पर ये आ जाते हैं, ये जंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे गए हैं, और मैंने 2 से 3 बार आपको बता भी दिया इन डिटेल अच्छे से। नेक्स्ट देखें, द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कब होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा एस स्टेज के अंदर। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी स्टेज में? एस स्टेज के अंदर। ध्यान रखना, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन एस स्टेज इन साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन।
कोशिका द्रव्य में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए, इन फ्रूट फ्लाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको क्या बोला है? इन फ्रूट फ्लाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको दिए हुए हैं 8, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 in each cell during the interphase of the mitosis. If the number of the chromosome in G1 phase is 8, what would be the number of the chromosome in S phase? S में भी अगर G1 फ्रूट फ्लाई क्रोमोसोम इन ईच सेल, फ्रूट फ्लाई के अंदर अगर क्रोमोसोम में देखा जाए ड्यूरिंग द इंटरफेज माइटोसिस, interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of the chromosome in after S phase? भाई G1, S और G2 इसके लिए तो चाहे मियोसिस हो या माइटोसिस हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर ऑलवेज सेम। अगर 8 है तो यहाँ पे भी क्या रहेंगे 8, बट जो अमाउंट है, अगर यहाँ पे 40 पिकोग्राम अमाउंट है तो ये 40 से कितना हो जाएगा 80 पिकोग्राम, और लास्ट में भी आपको कैसा देखने को मिलेगा 80 पिकोग्राम आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस हुए ये। इधर क्या आएगा आंसर इसका? आंसर इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको सेम देखने को मिलेगा 8। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अकर? इनमें से कौन सा ऐसा है जो माइटोटिक डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ इट्स क्रोमोसोम देखने को होता है। मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो माइटोटिक डिवीजन के दौरान आपको इनमें से क्या देखने को नहीं मिलेगा? पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कभी नहीं होता है। दैट्स व्हाई आंसर इज 3। कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन सिनेप्सिस से क्वेश्चन का आंसर था, पहले पूछा गया, उसी का ही सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द माइटोसिस। माइटोसिस के रिस्पेक्ट में आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट डिफाइन करना है। All the chromosome lie at the equator in metaphase. Yes. Spindle fiber attached to the centromere of the chromosome. Chromosome D contains a telophase. Yes. Splitting of the centromere occurs in anaphase. Yes. Spindle fiber attached to the kinetochore of the chromosome आएगा, centromere से directly attach नहीं होते. That's why answer is 2. ठीक है। Next. Appearance of the recombination nodules of homologous chromosome during which stage of the meiosis, or appearance is characterized which stage of the meiosis? Synaptonemal complex, bivalent, site at which the crossing over occurs. Recombination nodule on the homologous chromosome during meiosis characterized साइट एट विच द क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर अकर्स। ऐसी साइट जहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना हुआ दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग द मियोसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मियोसिस के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा गलत है? मियोसिस के रिस्पेक्ट में देयर आर 2 स्टेज ऑफ द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ द मियोसिस सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है। मियोसिस सेकंड के अंदर कोई ऐसा आपको डीएनए एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन इन मियोसिस फर्स्ट। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द एंड ऑफ द मियोसिस सेकंड। 100% 2 स्टेटमेंट है। सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एस प्रावस्था के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती है, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाइए which one of the following is known as quotient stage? इनमें से कौन सा क्वेश्चन स्टेज को डिफाइन करता है? देखिए आप, G0 स्टेज किसको डिफाइन करती है? क्वेश्चन स्टेज को डिफाइन करती है। क्लियर। नेक्स्ट, मैच जो कॉलम है आपको मैच करना है कि जो प्रोसेस हो रही है एम फेज, इक्वेशनल डिवीजन आपको देखने को मिलता है। तो A का 4 आपके पास में 2 ऑप्शन है। फिर आपका आता है क्वेश्चन स्टेज, प्रोटीन आर सिंथेसाइज, G1 स्टेज एंड G2 स्टेज। इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इज G1 स्टेज। तो D का 3 आपके पास में, और A का 4 और D का 3 आपके पास 2 ऑप्शन है। फिर आता है G2 स्टेज होता है प्रोटीन आर सिंथेसाइज, B का 1 आंसर इज 1। और C का सेकंड क्वेश्चन स्टेज जिसको अपने इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, शांत प्रावस्था होती है। इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे अक्रिय अवस्था है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट प्रोलिफरेशन नहीं हो पाता। ठीक है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट, among the eukaryote replication of DNA takes place in eukaryotes in S stage. Clear?
नेक्स्ट, गिवन बिलो दो आपको स्टेटमेंट दी हुई, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पहचानना है। ड्यूरिंग G0 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रोलिफरेशन नहीं कर पाती है। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज, 100% ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है इसका, इनकरेक्ट, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। कोशिका चक्कर की G0 अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से निष्क्रिय होती है, मेटाबॉलिकली रूप से तो एक्टिव होती है। सेंट्रोसोम जो इंटरफेज की एस स्टेज के अंदर खुद को डुप्लीकेट करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन को बाधित करके गुणसूत्रों की संख्या को किस प्रावस्था में दोगुना किया जा सकता है। अभी समसूत्री विभाजन के अंदर अगर अपने बात करें तो मेटाफेज के अंदर ही आप उसको रोक लो, एनाफेज के अंदर जाए ही नहीं वो। क्विक, जल्दी से आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं रहे हैं बट स्टिल जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करें, क्या होगा। क्विक, आप लोगों के आंसर का इंतजार है। क्वेश्चन नंबर 47, क्विक, जितने मैं चेक करता हूं कि हम सभी जाग रहे हैं या सो रहे हैं। वेरी गुड। मेटाफेज स्टेज के अंदर अगर आप इसको रोक दोगे ना भाई, मेटाफेज स्टेज के अंदर मैं पकड़ करके क्रोमोसोम को आगे जाने ही नहीं दूं, ये मेटाफेज स्टेज है, ये यहाँ इसके बाद नेक्स्ट में स्प्लिट होता है, तो मेटाफेज में रोक दूंगा तो क्रोमोसोम का नंबर आने वाली सेल में बढ़ जाएगा ना। आंसर क्या होगा, मेटाफेज। नेक्स्ट, द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज अकर्स, कब होता है, डिसोल्यूशन की वजह से आपको काइजमेटा देखने को मिलेगा, और ये डिसोल्यूशन होगा कब, डिप्लॉटिन स्टेज के अंदर, द्विपट प्रावस्था के अंदर, जिससे काइजमेटा देखने को मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस, विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस ग्रुप, जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग दो ही स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। एक आपको देखने को मिलेगा एनाफेज के अंदर, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है, एनाफेज फर्स्ट के अंदर तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं। एनाफेज, और ये माइटोसिस का एनाफेज होगा और ये मियोसिस का। ठीक है, तो जो स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर का स्प्लिट होना, बीच में से एक क्रोमोसोम क्या होगा, ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट कहाँ कहाँ होता है, एनाफेज में होता है और एनाफेज सेकंड के अंदर होता है। एनाफेज एंड एनाफेज सेकंड, सो आंसर इज डी। देख रहे आपको, पश्चावस्था पश्चावस्था सेकंड। नेक्स्ट, देखिए आप इधर कि जाइगोट, इन सभी स्टेजेस को आपको सीक्वेंस के अंदर लगाना है, सीक्वेंस के अंदर सभी स्टेजेस को आपको लगाना है। तो द सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। देखिए आप, इन सभी को आपको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाना है। इधर देखिए, प्रोफेज फर्स्ट की सभी अवस्थाएं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, लेप्टोटीन आपके पास में है डी पे, फिर जाइगोटीन डी ए, फिर पैकाइटिन डी ए बी, फिर डिप्लोटीन ई और डायाकाइनेसिस सी। डी ए बी, 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 आंसर इज 3। देख रहे आपको, डी ए बी ई सी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए, देखो, असूत्री विभाजन पूर्वावस्था फर्स्ट में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं स्पष्ट दिखाई देने लगती है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, कहाँ देखने को मिलेगा, पैकाइटिन स्टेज के अंदर। 2023 का सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, जनरल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से अनुसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, जस्ट अभी अपनों ने किया था कि अर्धसूत्री विभाजन की आपसे स्टेज पूछ ली, नॉर्मल पूछा तो एनाफेज और एनाफेज सेकंड बताया, और अनसूत्री विभाजन की अगर अपने बात करें तो प्रॉपरली क्या आपके पास में एक ही आंसर होगा, एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड के अंदर आप क्या बोलते हो, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड सेपरेट आउट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट आउट। अरे भाई, एनाफेज फर्स्ट की अगर बात की जाए तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अलाइन होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे अलाइन होंगे तो इनकी स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एनाफेज सेकंड की अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, क्या वर्ड यूज करते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग आप वर्ड यूज कर सकते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर,
ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये देखने को मिलेगा एनाफेज सेकंड में, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर इन एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट homologous chromosome separate out from each other separate out from each other homologous chromosome separate out from each other। ये आपको देखने को मिलता है पूरा कंप्लीट, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए इधर, नेक्स्ट आ जाइए टेट्राड फॉर्मेशन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पूछा क्या गया है? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन द लैप्टोटीन, गलत है। ए गलत हुआ तो ये ऑप्शन गया आपका, ये ऑप्शन गया। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट, बिल्कुल सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पैकाइटिन, गलत है। सी गलत हुआ तो आपके पास में अभी भी दो ऑप्शन है। न्यूक्लियोलस गोल्जी ऑपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, यस टीलोफेज में दोबारा बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, बी और डी। सो आंसर इज 4। बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाइए, इन सभी स्टेजेस को आपको सीक्वेंस के अंदर लगाना है ना। गैप 2 साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, गैप 1। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? गैप 1। गैप 1 के बाद में आपका सिंथेसिस फेज, फिर गैप 2 आ जाएगा। गैप 2 के बाद में आपका कैरियोकाइनेसिस, फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। तो ECADB, आंसर इज डी। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर क्रोमोसोम एट विच स्टेज। अब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से किस स्टेज के अंदर अटैच होते हैं? मेटाफेज स्टेज के अंदर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। भाई ये स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट यहाँ पे जो काइनेटोकोर प्रेजेंट होगा उससे डायरेक्टली कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलती है? मेटाफेज, मध्यावस्था के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रहने वाली है, देखिएगा। आफ्टर 2-3 क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं। डायाकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, कंप्लीशन ऑफ द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ए का 2 आपके पास में एक ही ऑप्शन है, आंसर इज 3। चेक कर लेते हैं। बी का 4 पैकाइटिन, अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जाइगोटीन, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। लेप्टोटीन, क्रोमोसोम लुक्स लाइक अ थिन थ्रेड। 101% करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रही है। सभी को गुणसूत्र पतले धागे के जैसे लेप्टोटीन में दिखते हैं, वहां से कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है। क्लियर कट आंसर तो आपका फर्स्ट सही आएगा, डायाकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन, और एक ही ऑप्शन आपके सामने था। 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए आप, अभी 2024 के अंदर क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज। क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटिन स्टेज इज द रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका आंसर क्विक जल्दी से ड्रॉप करें, जल्दी से इसका आंसर ड्रॉप करें। क्वेश्चन नंबर 57, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज के इस सेशन का। क्विक, हाँ जी। फिर लैप्टोटीन अवस्था के अंदर एग्जैक्ट आपको एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन देखने को मिल जाएगी कि विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप लैप्टोटीन स्टेज के अंदर ये देखने को मिलते हैं और कॉम्पैक्शन का स्टार्ट हो जाता है। और एट द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। 100% ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कथन और कारण दोनों ही इसके कैसे हैं? सत्य आपको देखने को मिल रहे हैं। 2025 के अंदर वन एंड ओनली सिंगल जो क्वेश्चन आया था, देखिए आप, व्हाट इज 2025 लेटेस्ट, इसी साल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा था वो क्या था कि सूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य क्या होता है? सेपरेट आउट करना, क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट करना है, नए डीएनए का संश्लेषण, क्षतिग्रस्त डीएनए का की मरम्मत करना, कोशिका वृद्धि का नियमन करना नहीं। जो क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सूत्री विभाजन के दौरान, ये स्पिंडल फाइबर्स जो इनसे अटैच होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर का वर्क क्या है? इनको सेपरेट आउट करना। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट आउट करें या होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट आउट करें। ये था आपके पूरे कंप्लीट क्वेश्चन, जिसके अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को अपनों ने अच्छे से देखा है। आज का जो ये सीरीज है जिसके अंदर
जो स्टार्ट अपन ने किया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से इसको स्टार्ट किया है। फर्स्ट आपका जो अपन ने डिस्कस किया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए इन सभी क्वेश्चंस के साथ में। ये सभी क्वेश्चंस देख रहे आपको एक एक क्वेश्चन पे अपन ने डिस्कस किया है अच्छे से। इन सभी क्वेश्चंस के बाद में अब आपकी एक स्ट्रेटेजी बन गई है, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू आप रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन की जो स्ट्रेटेजी आपको पता चली उसके बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ आप इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था आपका द्रोणाचार्य, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का डिस्कस कर लिया है टिल डेट। 2009 से लेकर 2025 के सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस हुए हैं। अब ये सीरीज कंटिन्यूशन के अंदर रहेगा जिसमें PYQs की अपने रूटीन के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट आइकन आपको सामने देखने को मिल रहा होगा, द्रोणाचार्य बायोलॉजी द्रोणाचार्य फाइनेस्ट सीरीज ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए बता देता हूँ, आप लोगों के लिए जो फ्री कंटेंट है, आपको करना क्या है, फ्री कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्चिंग में रहते हैं, आप जाएं, आप प्ले स्टोर पे आप जाएं, आप प्ले स्टोर पे लिखें, प्ले स्टोर पे आप लिखें RG पाठशाला। प्ले स्टोर पे आप लिखते हैं RG पाठशाला, PAA लिखा है मैंने ना, पाठशाला। जैसे आप RG पाठशाला लिखेंगे, मतलब PA और PAA, जैसे आप RG पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, मतलब एक आइकन देखने को मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर करके, उस ऐप को डाउनलोड करके साइन इन कर लें, ठीक है। साइन अप करेंगे, उसके बाद आप लॉग इन कर लें, साइन अप कर लें, आफ्टर दैट लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद आप इसके टेस्ट सेक्शन के अंदर जाएं। टेस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको फ्री, बिल्कुल 100% फ्री, आप खुद बताना आप अच्छे से ये सारे टेस्ट दे पाएंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। फाइनेस्ट सीरीज है, आपको स्टार्ट कब से करना है, आपको इसके लिए जो फ्री कंटेंट इसको स्टार्ट कब से करना है, 1 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त के अंदर आपको डेली अपना एक रूटीन बनाना है। उस रूटीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स आपको एक पेपर देना है। 20 मिनट्स बायोलॉजी का पूरा, फर्स्ट डे 1 अगस्त लिविंग वर्ल्ड, 2 अगस्त बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, 3 अगस्त प्लांट किंगडम, 4 अगस्त एनिमल किंगडम। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है, आप जाएं डाउनलोड करें और ये 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स आपका टाइम रहेगा। इन 20 क्वेश्चंस को आपको करना है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के हाई लेवल के टॉप 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री। और 20 मिनट्स आपके लगेंगे, आप पेपर दें और पेपर के अंदर लास्ट में जो आपका रिजल्ट रहता है उसको अच्छे से एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद में आप रिजल्ट मुझसे शेयर करें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर लें, मित्तल सर बायो मेंटर। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल लिखेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मित्तल सर बायोलॉजी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, मित्तल सर बायो मेंटर अगर आप लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम आईडी मैंने इसके अंदर लिखी है, टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको प्रॉपर आगे की इंफॉर्मेशन और जितने भी PDFs हैं वो सब आपको वहां अवेल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कैसा रहा आज का सेशन, और अगला जो आपका चैप्टर रहने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन आपको चैनल पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट PYQ सीरीज का फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर अपन ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। आज के लिए इतना ही है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही है, लव यू ऑल, थैंक यू।